हेलो स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब जो है बायोट-सैवर्ट लॉ, अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है बायोट-सैवर्ट लॉ। ये बायोट-सैवर्ट लॉ होता है, ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिटरमाइन करने के काम आता है, लेकिन जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है स्मॉल लेंथ एलिमेंट से, यानी कि ये बड़े कंडक्टर जो है बड़े लेंथ के कंडक्टर्स के लिए यूज़ नहीं होता है। इसकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो स्मॉल कंडक्टर से भी लिया जाता है, फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं बड़े कंडक्टर पर अप्लाई करने के लिए। अब इसके अंदर क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी स्टेटमेंट है बायोट-सैवर्ट लॉ की। ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the magnetic induction at a point due to a small length element, small current element। करंट एलिमेंट जो है क्या होता है कि जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, इसका हमने छोटा एलिमेंट ले लिया ए बी, जिसकी लेंथ है डी एल, और इसमें से करंट पास हो रहा है आई। करंट इसमें से आई फ्लो हो रहा है, तो इस आई इंटू डी एल को, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द करंट इंटू लेंथ एलिमेंट, इसको आई डी एल कहा जाता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। जैसे ये कंडक्टर है, ये छोटा एलिमेंट हमने ए बी ले लिया, तो इस ए बी की जो डायरेक्शन होगी, टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी इधर, इस डायरेक्शन में आई डी एल होगा। ऐसे है यहाँ पे लेंथ एलिमेंट अगर हमने यहाँ लिया है तो इसकी टेंजेंट इधर होगी, करंट इसमें से आई है, तो आई टी एल की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। मतलब स्मॉल लेंथ एलिमेंट, उसकी लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करो, उसमें से फ्लो होने वाले करंट से, उसको कहा जाता है करंट एलिमेंट, यानी कि I इंटू डी एल, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। स्मॉल करंट एलिमेंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट इज। अब पहले नंबर पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट दूसरे नंबर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ angle between current element and the position vector of required point। और तीसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड। मतलब जो कोई भी रिक्वायर्ड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, उसका एक समान लेंथ एलिमेंट मान लिया हमने ए बी,
तो ए बी डी एल जो है इसकी लेंथ है डी एल, तो आई डी एल की डायरेक्शन इधर ही होगी अलोंग द टेंजेंट। इससे आर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया हमने, ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर। अब आई डी एल में और आर के अंदर जो एंगल है वो है थीटा, तो इसलिए जो है मैग्नेटिक इंडक्शन, अब समान लेंथ एलिमेंट लिया है तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी समान होगा। द मैग्नेटिक इंडक्शन अब लिखेंगे इफ करंट आई फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर then the magnetic induction at a point P at a distance R from current element ए बी, और उसकी जगह में लिख सकते हैं आई डी एल, यानी कि डी एल उसकी लेंथ, आई इसमें से करंट फ्लो हो रहा है एट पॉइंट पी इज गिवन एज, कैसे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल। पहला हो गया डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, दूसरे नंबर पर डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, थीटा वेयर थीटा इज द एंगल, ये भी लिख देंगे वेयर आइडियल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल या ए बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम आर इसके बीच में। देन मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी, मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन डी बी आइडियल साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² की, यानी कि पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। देयरफॉर इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा r², और इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर बढ़ाना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा r²। और इसको वेक्टर की टर्म में अगर बनाना चाहते हैं तो हम इसको आर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन ये इसकी टर्म में अब पहले तो के को डिटरमाइन करेंगे। मेन फार्मूला तो हमारे पास ये आ गया, डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा r², वेयर के इज इक्वल टू, जहाँ पे के क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू होती है μ0/4π, किस केस में, इन एम के एस सिस्टम के अंदर तो है μ0/4π एंड के इज इक्वल टू 1 इन सी जी एस।
CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अगर MKS में ही निकालते हैं तो देयरफॉर DB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये बायट-शॉर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक इंडक्शन की एक्सप्रेशन है। यहाँ जो ये जो फार्मूला बनाया हमने म्यू नोट आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इसमें म्यू नोट जो है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इसकी कंबाइन वैल्यू MKS के अंदर 1 है, CGS के अंदर 1 होती है, और MKS के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 10⁻⁻⁷, क्योंकि जो म्यू नोट है, म्यू नोट यहाँ से म्यू नोट डिटरमाइन करते हैं। म्यू नोट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसका नाम होता है कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम। ये वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, यानी कि कितनी परमिशन मिलती है मैग्नेटिक लाइंस को वैक्यूम में से पास होने की। और इसकी जो यूनिट होती है यूनिट ऑफ ए म्यू नोट। म्यू नोट की यूनिट जो है वो कहाँ से बना सकते हैं हम, म्यू नोट को इधर ही रखें हम, और डिब्बी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा R स्क्वायर, और डिवाइड में चला जाएगा IDL। अब डिब्बी की यूनिट होती है टेस्ला, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, करंट की होती है एम्पियर, और DL की होती है मीटर। इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, यानी कि टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये जो है ये यूनिट ऑफ म्यू नोट होती है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नोट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसलिए म्यू नोट की जो है कंप्लीट अगर एक्सप्रेशन लिखी जाए तो ये हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। टेस्ला जो है फ्लक्स की टर्म में टेस्ला को हम लिख सकते हैं वेबर पर मीटर, एज ए टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो इसलिए म्यू नोट की जो अगली यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। टेस्ला की जगह लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर इसकी मल्टीप्लाई में था, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर नीचे कर लेते हैं, मीटर और एम्पियर इनवर्स, 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अगली जो यूनिट है वो यहाँ से बन जाएगी म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। और ये MKS की है। तो CGS के अंदर जहाँ पर टेस्ला है, इन CGS के अंदर म्यू नोट की वैल्यू हो जाती है 1 हो जाती है, और गोज़ म्यू नोट की वैल्यू 10⁻⁷, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी गोज़ सेंटीमीटर एम्पियर इनवर्स, स्टेट एम्पियर इनवर्स वैसे तो, और वैसे हो जाएगी इसकी फ्लक्स की टर्म में करते हैं तो ये हो जाती है मैक्सवेल सेंटीमीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, स्टेट एम्पियर इनवर्स, स्टेट एम्पियर आएगा भाई यहाँ पे, स्टेट एम्पियर। यहाँ पर भी स्टेट एम्पियर इनवर्स, लेकिन ये यूनिट्स हैं म्यू नोट की मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। अब इसकी नई एक्सप्रेशन जो है हम वेक्टर डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन किधर होती है डिब्बी की, तो यहाँ से अगर हम देखें डिब्बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई
आई डी एल आर स्क्वेयर, इसको आर स्क्वेयर के आर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये अगली जो एक्सप्रेशन होगी इसकी डिब्बी की वो हो जाएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये हो जाएगा हमारे पास आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब बढ़ जाएगा अगर हम इसकी जगह ये रखते हैं तो वेक्टर। अब ये डी एल वेक्टर होगी, और फिर साइन थीटा था तो यहाँ भी साइन थीटा लगेगा। अब इस टर्म के अंदर जो है जो साइन थीटा जो है डी एल क्रॉस आर साइन थीटा, इसको अगर हम अलग करते हैं तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, और इसको अलग कर सकते हैं हम डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ये डी एल आर साइन थीटा ये ए बी साइन थीटा से रिजेंबल होता है, यानी कि ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा वो होता है हमारे पास ए क्रॉस पी के बराबर। इसका मतलब डिब्बी की जो डायरेक्शन है वो ऐसे आ जाएगी, अब म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा डी एल क्रॉस आर, क्योंकि ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर हमने डी एल क्रॉस आर बना दिया। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो होती है ये हमें डायरेक्शन देती है डीबी की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर डीबी इज जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है डीबी या बी, इसका इंटीग्रल फॉर्म ये कंप्लीट कंडक्टर का बी बनेगा, तो डीबी इज परपेंडिकुलर टू डी एल या आई डी एल एंड आर, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ dB is given by Fleming's right hand स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है। मतलब ये जो थंब होता है स्ट्रेट कंडक्टर है तो थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा, कर्ल ऑफ फिंगर जो होगी वो होगी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर कर्व है कंडक्टर है तो डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन अलोंग द फिंगर्स होगी, तो करंट मैग्नेटिक इंडक्शन की या मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन अलोंग द थंब होगी। ठीक है, मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, आई ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ऐसे होंगी, क्लोज कर्व में होंगी, और ये जो है ये डायरेक्शन होगी। और अगर डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, ये नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ऐसे हो जाएंगी, यानी कि ये जो उंगलियां हैं वो घूम के ऐसे आएंगी। इसका मतलब ये इस प्रकार हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है, मतलब इस पॉइंट का टेंजेंट और इस पॉइंट का टेंजेंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट इधर होगा, यानी कि ये होगी बी की डायरेक्शन या डी बी की डायरेक्शन, और इसमें टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक लाइंस ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंट है वो इधर हो जाएगा। राइट हैंड स्क्रू से ये एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन को हम अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आई हमारे पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल क्रॉस आर 4 पाई आर क्यूब, जिसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होती है डी बी की वो आई डी एल और दोनों आर के परपेंडिकुलर होती है। तो इस केस में हम जो है करंट डेंसिटी की टर्म में अगर इसकी एक्सप्रेशन अगर बताना चाहें तो आई
यानी कि करंट डेंसिटी जो सेकंड यूनिट में हमने पढ़ी थी वो होती है करंट अपॉन एरिया, आई बाई ए, करंट बाई एरिया। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू हो जाएगा जे इंटू ए, करंट इंटू एरिया। तो इसका मतलब करंट की एक्सप्रेशन अगर यहाँ रखते हैं हम तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और आई की जगह कर देंगे हम जे इंटू ए, और फिर डी एल क्रॉस आर है। तो जो ए डी एल है अपॉन आर क्यूब है। अब एरिया को डी एल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डी वी बन जाता है, और जो कि अब जो है ना इसकी डायरेक्शन नहीं रहेगी हमारे पास, ये डी वी बन जाएगा, ए डी एल ये बन जाएगा डी वी, और जे के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर और इंटू डी वी, एरिया इंटू समान लेंथ, एरिया इंटू डी एल, ये बन जाता है डी वी। अब ये डी वी की जो है एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ आ जाएगी इसकी टर्म में, करंट डेंसिटी की टर्म में। इसको चार्ज की टर्म में अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं हम तो ऐसे कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि अब देखो करंट I इज इक्वल टू होता है हमारे पास डी क्या वाई डी टी, या हम डी क्या वाई डी टी लिख सकते हैं। देयरफॉर आई डी एल को लिखा जा सकता है डी क्या वाई डी टी इंटू डी एल, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई डी एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ क्यू डी एल, क्यू एल। अगर चार्ज कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है तो इसको लिखा जा सकता है क्यू इंटू डी एल बाई डी टी, और जो डी एल बाई डी टी है वो बन जाएगा हमारे पास क्यू इंटू वी, यानी कि डी एल बाई डी टी होती है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से करंट चार्ज जो है ना फ्लो हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्टर्स के एंड के बीच में या उस पॉइंट के उस कंडक्टर में। तो यहाँ से देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और आई डी एल की जगह हमने लिख दिया क्यू डी वी, तो ये हो जाएगा क्यू वी, और आर क्यू वी क्रॉस आर बन जाएगा अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे डी एल आई डी एल की जगह हमने क्यू वी कर दिया है, ऐसे यहाँ से ये समझा दिया। तो ये हमारे पास इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी की टर्म में जो है एक्सप्रेशन आती है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, और H और B के अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नोट H, यानी कि ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ये इसकी स्ट्रेंथ है, उसका इतना परसेंट जो है, इतनी परमिशन के अकॉर्डिंग जो है मैग्नेटिक लाइंस पास हो सकती मीडियम में, तो ये म्यू नोट H हो गया। अब जो B आया है हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं दोनों तरफ, तो म्यू नोट तो कांस्टेंट है तो ये DH हो जाएगा। इसका मतलब DH इज इक्वल टू DB बाई म्यू नोट। देयरफॉर इस एक्सप्रेशन से अगर हम DH की वैल्यू निकालना चाहें तो म्यू नोट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई पाई DL आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी किस केस में, इन एम के एस के केस में, और सी जी एस के केस में करते हैं तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो डी एच की वैल्यू सीधी ये हो जाएगी आई टी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास है इसकी DH की। अब डायरेक्शन
या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी करवा देते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, या जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैग्नेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था कि K इज इक्वल टू या ER इज इक्वल टू E/E0, सिमिलरली मैग्नेटिज्म में होता है K इज इक्वल टू रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू μ/μ0, यानी कि ये मीडियम में, ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन द मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम। तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, बायट-सैवर्ट लॉ हो गया। इसकी जो डायरेक्शन जो हमने DL क्रॉस R के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि अगर करंट सीधा है तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो R से दिया जाएगा। अब इसके स्पेशल केस थीटा से डिपेंड करते हुए इसी एक्सप्रेशन के μ0I/dl साइन थीटा एक्सप्रेशन जो आई है उसके स्पेशल केस क्या हैं, इसी के कि dB इज इक्वल टू μ0I/dl साइन थीटा अपॉन 4πr²। तो इस केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि पॉइंट जो है पॉइंट ऑन द कंडक्टर, ये पॉइंट कंडक्टर पे हो और इन डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, और इन डायरेक्शन ऑफ ए आइडियल। तो इसका मतलब ये होगा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में जो है dB की वैल्यू 0 हो जाएगी, dB इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इफ थीटा इज 90 डिग्री, if theta is equal to 90 डिग्री, यानी कि P on that is P on the perpendicular बाइसेक्टर भी ले सकते हैं, या परपेंडिकुलर टू द आइडियल, आइडियल के परपेंडिकुलर, जैसे कंडक्टर स्ट्रेट हो जाए और ये पॉइंट सीधा हो जाए ऐसे, तो करंट अब ऊपर जाएगा, ये पॉइंट यहाँ होगा, या फिर सर्कुलर लाइन हो जाए ऐसे, करंट जो है ये समान लेंथ एलिमेंट, ये तो अलोंग द टेंजेंट हो जाता है, और ये पॉइंट P अगर सेंटर पे निकालना है तो ये इसके रेडियस की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उस केस में जो है साइन थीटा की वैल्यू जो है वो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर dB की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि μ0I/dl अपॉन 4πr² साइन 90 1 हो जाता है। तो ये 90 डिग्री वाली कंडीशन है, ये 0 डिग्री वाली कंडीशन है, मतलब ये करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे जैसे कि हम ये डायग्राम बनाएं, हाफ रिंग ले लेते हैं, ये ऐसे कर दें इसको, तो जो करंट जो है ना वो यहाँ से आया था और यहाँ गया। अब इस पॉइंट P की, यानी कि सर्कुलर रिंग के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालें तो इस वायर के बिल्कुल सामने है, ये जो P है ये बिल्कुल इस करंट की डायरेक्शन में है, इसकी भी डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ तो 0 इसके लिए और इसके लिए, यानी कि फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, जो फर्स्ट और सेकंड के लिए तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है, और थर्ड के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है, क्योंकि आइडियल इधर होगा, तो इसका मतलब ये रेडियस 90 डिग्री पे होगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इस प्रकार यूज़ होगा ये।